बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसके साथ ही आज जुमा है, तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों का, मुश्किलों का हल भी इसी में है। और ये महीना ऐसा है माशाल्लाह से बहुत ही बरकतों वाला, रहमतों वाला, तो फजीलतों वाला। तो जितना हो सकता है आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है वो सलाम भी पेश करें। और ये महीना जो है वो आपको पता है कि कितना अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। और 12 रबीउल अव्वल जो है वो बिल्कुल अब नज़दीक है, तो लोगों के घरों में मिलाद भी मनाया जा रहा है माशाल्लाह से। मैं कहती हूँ इस महीने में बहुत मसरूफियात होती हैं लोगों के घरों में, जिस तरीके से जो है बुलावा आ रहा होता है और उसमें जो है वो आप हाजिरी भी देते हैं और साथ जो है बहुत ज़्यादा अकीदत के साथ, एहतराम के साथ जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इसी तरह अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ख़ास महीने को जो है वो हमें नहीं अपनाना चाहिए कि बस एक महीने को लेकर हम अपनी ज़िंदगी में चल रहे हों। मैं समझती हूँ कि इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, उनसे मोहब्बत जो है, अहले बैत से मोहब्बत। तो ये हमारी ज़िंदगी को उसी तरीके से बेहतर कर सकती है जब हम इनकी सीरत को अपनाएंगे। तो कोशिश करें कि अपनी अमली ज़िंदगी को हम सब मिलकर बेहतर बना सकते हैं, वो तभी जब हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी तालीमात पर अमल कर सकें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब, जो कि मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारी रोही की रिपोर्टर हैं अलिशबा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अलिशबा? ठीक ठाक हैं? कैसी जा रही है मॉर्निंग? अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है चले, अच्छी बात है। आज जो है हम अलिशबा से इनकी बीट से रिलेटेड जानेंगे। इस टाइम सरकारी स्कूलों के हवाले से बात करेंगे। इस टाइम सरकारी स्कूल जो है हमारे वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बच्चों के हवाले से भी बात करेंगे कि इस टाइम बच्चों को क्या मसाइल हैं, क्या चैलेंजेस हैं बच्चे, क्योंकि हमारे इस टाइम जो एजुकेशन है उस पर कितना काम हो रहा है ये जानेंगे। और इसके साथ ही सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो यूनिवर्सिटी के हवाले से हम आज जानेंगे इस टाइम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। और साथ ही अभी आपको पता है कि एडमिशन्स भी जारी हैं, तो एडमिशन्स के हवाले से भी सर से जानेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, यूनिवर्सिटी को किस तरीके से जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मसाइल हैं, उनके चैलेंजेस को किस तरीके से हल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे इंजीनियरिंग के हवाले से जो है वो किस तरह का स्कोप है, बच्चों का इसकी तरफ जो है वो कितना इंटरेस्ट नज़र आता है, और हमारे हुकूमत की तरफ से भी इसके ऊपर कितना काम हो रहा है, ये आज सर से जानेंगे। सर सबसे पहले तो बताएं क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? मौसम जो है वो अब चेंज भी हो रहा है, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपने ज़बरदस्त तरीके से आगाज़ किया। हमारे जो रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए वो मशअल राह हैं। तो आपने बताया कि उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, तो उन्होंने तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको किसी न किसी तरीके से तालीम के जेवर से आरास्ता होना चाहिए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सेशन आपने 12 रबीउल अव्वल में बनाया है। तो मैं इसमें यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से ज़रूर बताऊंगा। एक तो सबसे पहले ये है कि मुल्तान के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाम से 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक एग्रीकल्चर की है और एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। ये जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पहले समझते थे ये यूईटी लाहौर का कैंपस है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है और वाइस चांसलर भी तभी तैनात होता है जब उसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। तो स्टैब्लिश ये ऑलमोस्ट इकट्ठी हुई थी, लेकिन वो स्ट्रेंथन हो गई जो इस वक्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारी। उसकी वजह मेन ये भी थी कि वो मुल्तान के अंदर उसका जो है लोकेशन बहुत अच्छी है। हमारी यूनिवर्सिटी मुल्तान बहावलपुर रोड लाड़ एक जगह 14 फैज, वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वहाँ पे मसाइल जो देखा जाता है, वहाँ के लोगों का ज़मीन जो ली जाती है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, हालांकि पेमेंट भी हो चुकी है, कोई दीवार नहीं बनने दे रहा, कोई इस तरह के मसले हैं। तो वहाँ पर 4 बिल्डिंग्स इस वक्त जो सी हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इंशाल्लाह मेरा तो पैशन है, अभी बिजली के कनेक्शन के लिए भी सब कुछ काम हो रहा है। और पानी और सीवरेज, बिजली आएगी तो भाई पानी जो सा है उसके लिए हम पंप भी हमने ले लिया है। तो जैसे ही ये 3 सहूलतें, सीवरेज, पानी और बिजली आ जाएगा, तो कम से कम मैं वहाँ क्लासेस शुरू कर दूंगा। और इस सेमेस्टर के दौरान
जो कि ये फॉल सेमेस्टर आ रहा है 24 का, तो इसमें हम क्लास जो है कम से कम वहाँ पे कंडक्ट करेंगे। चाहे दीवार पूरी नहीं भी बनती तो वहाँ पे हम बच्चों को लेके जाएंगे, टीचर्स को लेके जाएंगे, फिर वो शाम को वापस इधर आएंगे। थोड़ी सी एफर्ट है, लेकिन व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर जो है ना, हम वहाँ पे इस चीज को लोगों को भी एहसास नहीं होगा कि ये यूनिवर्सिटी है, इसकी क्या अहमियत है, क्या हैसियत है। ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इंजीनियर्स बिल्ड द नेशन। अगर इंजीनियरिंग की तालीम जो सी है उसको हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो कौमें तरक्की नहीं कर सकती। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि सर हम तालीम की बात तो करते हैं, हम स्किल्स की भी बात करते हैं। स्किल्स जो है वो कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमारे इस टाइम अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर नौजवान हैं, माशाल्लाह से टैलेंटेड हैं, पोटेंशियल है, पढ़ना भी चाहते हैं, तरक्की भी करना चाहते हैं, तो हमारे पास वही होता है कि प्लेटफॉर्म और फैसिलिटीज जो है उस तरीके से हमें जो है वो मुहैया नहीं होती। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें, इंजीनियर्स जो है खाली ये नहीं है कि खाली किताबें पढ़ के या स्लाइड्स पढ़ के A ग्रेड ले लिया या B+ ले लिया, ये से कोई वो जब तक वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स, लैब्स नहीं होंगी तो तब तक वो इंजीनियर बन नहीं सकता। लैब्स हमारे पास मुनासिब हैं, लेकिन देयर इज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अब जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जो नई नई चीजें हैं, उसके लिए साजो सामान लैब का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फंडिंग वैसी नहीं है। सही, क्योंकि इस वक्त क्राइसिस हैं, तो हम ये समझते हैं कि IMF की कुछ शराइत हैं, कुछ पैसे जो उनसे हैं कहीं और इन्वेस्ट होने हैं, वो गवर्नमेंट के अपने मैटर्स हैं, जिसकी वजह से इस वक्त हमें वो फंडिंग नहीं मिल रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सही। तो वो लैब्स अभी ड्यू हैं, जिसको हम लेटेस्ट, मेरा जो विजन है ना, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ 2 चीज़ों पे। जब मैं मुल्तान आया, मैंने देखा कि ये जो बच्चे हैं ना, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं बहुत वीक हैं। या तो हम तरक्की याफ्ता होते जर्मनी और जापान की तरह, चाइना की तरह, कि हमें किसी इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब इंग्लिश की ज़रूरत है तो हमें मैंने एक लैंग्वेज सेंटर बनाने का प्लान है मेरा, कि वहाँ पे जाके कि जहाँ पे आपके पास स्क्रीन्स होंगी, आपके पास साउंड सिस्टम बड़े अच्छे होंगे, बच्चों को IELTS और TOEFL की तैयारी वहीं पे हम अपने कोर्सेज में कराएं, ताकि जब वो बाहर दाखिले के लिए जाए तो उनको आसानी, उनको अवेयरनेस हो। क्योंकि यहाँ के बच्चे जो से हैं अभी इस चीज से अवेयर नहीं है कि हाउ टू गो अब्रॉड। दूसरा एक मेकर्स लैब है। मेकर्स लैब मेरा एक विजन है। मेकर्स लैब जो है, मैं चाहता हूँ एक शेड के अंदर एक जबरदस्त किस्म की लेबोरेटरी हो, जहाँ पे इंजीनियर्स जो से वो काम कर रहे हैं, नई नई प्रोडक्ट्स बन रही हो, और उसको हम इंट्रोड्यूस कराएं और किसी न किसी तरीके से सोसाइटी की और गवर्नमेंट की हेल्प कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मजीद भी आपसे जानेंगे, इसके साथ ही अलिशबा से भी जानते हैं। अलिशबा, एजुकेशन के हवाले से ही बात हो रही है, तो सरकारी स्कूलों की बात कर लेते हैं। इस टाइम सरकारी स्कूलों में जो है वो अभी तक बुक्स के हवाले से वो मसला जो है वो अभी तक वैसे का वैसा हल नहीं हो सका। क्या कहेंगे इस बारे में? जब नया तालीमी साल शुरू हुआ था तो ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं बुक्स ले सकते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उनकी इतनी हैसियत नहीं होती कि वो किताबें ले सकें। और एक जो कोर्स होता है ऑलमोस्ट वो 6 to 7 जो होता है 1000 के दरमियान आता है। तो अभी जो है, जब हमने देखा नया तालीमी साल शुरू हुआ तो सिर्फ 30% बुक्स आई थी। अब ये देखें कि सितंबर की जो लास्ट वीक है उसमें फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हो जाने हैं, जिसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पर वो 30% बुक्स आई थी, न्यू एडमिशन को अलॉट की गई थी। अगर हम सिर्फ मुल्तान डिवीज़न की बात करें तो हमारे यहाँ पे तकरीबन 1209 स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। अब उनमें सिर्फ 30 जो बुक्स थी, इन्होंने कहा कि हम बुक बैंक बना लेंगे। बुक बैंक का मकसद ये था कि जो बच्चे 7th में चले गए हैं तो उनसे 6th की बुक्स ले लेनी, पर वो बुक्स ऐसी थी कि बच्चे नहीं पढ़ सकते। और अभी 3 दिन पहले हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है पंजाब टेक्स्ट बुक की जानिब से कि जो आने वाला साल है उसमें निसाब भी तब्दील कर दिया गया है। कुछ चैप्टर्स जो हैं वो चेंज किए गए हैं बच्चों के लिए। जैसे कि पेपर में भी हमने पिछले साल देखा कि इन्होंने पैटर्न चेंज किया था, कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन ऐड किए गए थे कुछ फीसद 30%, ताकि बच्चे जो हैं सिर्फ क्रैमिंग ना करें, रट्टा लगा के ना पढ़ें, उन्हें चीज़ों की नॉलेज भी हो। बट अब इसमें सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था, एक तो टीचर्स का इशू आ रहा था। फॉर एग्जांपल, अगर एक टीचर है इंग्लिश पढ़ा रही है तो वो लैंग्वेज की टीचर है, तो उसमें लिंग्विस्टिक जब अब ऐड कर दोगे तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड टीचर नहीं है। बेसिकली MA इंग्लिश है, वो सिंपल इंग्लिश पढ़ा सकती है, लैंग्वेज पढ़ा सकती है, तो इनमें भी कैटेगरीज होती हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी टीचर्स की भी बात की जाए तो तकरीबन टीचर्स जो हैं वो ही हमारे डिवीजन में तकरीबन 600 टीचर्स हैं जो नहीं हैं, जिनकी सीट्स खाली हैं। इसी तरह हम क्लास
क्लास 4 के मुलाजिम की बात करती हैं, अभी हम अपने ही पास के स्कूल की ले लेते हैं, मुस्लिम स्कूल की, जो बॉयज़ मुस्लिम स्कूल है, उसमें 2300 बच्चे जो हैं ज़ेरे तालीम है, पर उधर क्लास 4 के सिर्फ 4 मुलाजिम हैं जो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे निज़ाम दरहम भरम होता है। ऑब्वियसली कि जब उनके वॉशरूम साफ नहीं होंगे, बच्चों को साफ सुथरा माहौल नहीं मिलेगा, हाँ। तो बीमारियां अलग फैलेंगी। आप जितनी मर्जी डेंगू बचाओ मुहिम चला लें, जितनी मर्जी कंपेन्स चल जाएं, बच्चे खुद भी आप बेशक क्लासरूम्स में बच्चों को लेक्चर्स दे दें, बट वो सिर्फ ऐप की हद तक, तस्वीरों की हद तक सफाई हो सकती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली 2300 बच्चे के स्कूल में एक स्वीपर होगा तो वो मसला करेगा। हाँ, बिल्कुल, और इसी तरह किताबों का ये मसला है कि किताबें अब बच्चों को नोट्स बना के टीचर्स की तरफ से एफर्ट की गई, नो डाउट चेक एंड बैलेंस है, वो पहले की तरह नहीं रहे सरकारी स्कूल, उधर बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें, अब मेन चीज होती है कि आप वसाइल भी पैदा करो। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स को वो वसाइल तो मिलेंगे तो टीचर्स काम करेंगे। प्रिंसिपल को जो NSB फंड होता है वो मिलेगा तो प्रिंसिपल सही तरह काम कर सकेंगे। अभी हमने देखा कितनी ज्यादा बारिशें हुई थी, तो बारिशों की वजह से स्कूलों में पानी इकट्ठा हो गया था, काफी सारे स्कूल ऐसे थे। अब वो जो था सब कुछ अपनी मदद आपके तहत हो रहा था, यानी स्कूल जो सरबराह था उसकी एफर्ट थी जो स्कूल साफ हुए हैं। हाँ, कहीं पे वासा को कांटेक्ट किया गया था कि आप यहाँ पर आके जो बड़े स्कूल थे इधर से पानी वो कर दें। अब कुछ स्कूलों की छतें ऐसी थी जहाँ से पानी गिर रहा था, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं। अब उनके लिए ये होता है कि जब फंड जारी होता है ना आसमा, अगर फॉर एग्जाम्पल मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 लाख रुपए फंड आया है NSB के लिए, तो ये 1209 स्कूलों के लिए बहुत कम है, क्योंकि ये उनमें डिवाइड होगा और उनमें ऐसा होता है कि बिजली के हैं उनके और देगर जो मामलात होते हैं वो होते हैं, तो इनके लिए बाकायदा से फंड्स आने चाहिए जो टीचर्स भी आसानी के साथ बच्चों को पढ़ा सके। अब किताबों का आप मसला देख ले, नोट्स से बच्चे नहीं पढ़ सकते, और हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे ज़ेरे तालीम है उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो आप व्हाट्सएप के जरिए उनको चीज़ें प्रोवाइड कर दे, या हर किसी के घर में टैब मौजूद नहीं है। जब ऑनलाइन सिस्टम हुआ था कितनी प्रॉब्लम हुई थी। और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1000 से ऊपर मार्क्स लिए हैं, यानी आपके पास टैलेंट है लेकिन आप उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बिल्कुल ऐसे, इस पे मजीद बात करेंगे, जानेंगे नाजरीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से एजुकेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं इस टाइम सरकारी स्कूलों के हवाले से कि मसाइल और चैलेंजेस तो हमारे मुआशरे में इस टाइम बहुत ज़्यादा है। सर, एजुकेशन को लेकर जो है वो वैसे ही हमारे बड़े मसाइल हैं। आप क्योंकि एक यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, तमाम चीज़ें होंगी, आप क्या देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है? कुछ तो अलिशबा ने बताया कि फाइनेंसिस की कमी की वजह से वो चीज़, आपका स्टाफ भी जो सा है वो भी पूरा नहीं है। सफाई की बात करते हैं, जब वो स्वीपर्स नहीं होंगे, सफाई करने वाला स्टाफ नहीं होगा, तो ये तो बड़ा मसला है। लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ सबसे बड़ा मसला है इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में कि जब हमारे पास बच्चा आता है उसके पास स्किल सेट बिल्कुल नहीं होता। प्रैक्टिकल्स जो हैं स्कूलों से बिल्कुल ही खत्म हो गए, ऊपर से कॉलेजेस में भी प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। हमारे ज़माने में बाकायदा लैब्स होती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, और सब बच्चे पूरे एक्सपेरिमेंट्स करते थे, उनको बाकायदा चेक किया जाता था। अब जब ये कल्चर खत्म हो गया तो हमारे पास बिल्कुल एक रॉ मटेरियल जिस तरह होता है ना, इस तरह का बच्चा आता है, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन की बिल्कुल किसी किस्म के स्किल नहीं होते। अब इंजीनियरिंग में आने से पहले आपको थोड़ा बहुत जो है हैंड्स ऑन स्किल नॉलेज तो होता ही है, लेकिन हैंड्स ऑन स्किल जो है थ्योरेटिकल के साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का होना। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से और स्कूल वाले। कल भी मैं कॉलेज में एस्पायर कॉलेज के प्रिंसिपल के पास बैठा था, मैं कहा मेक श्योर कि हर बच्चा एक्सपेरिमेंट जरूर करे। तो उन्होंने कहा जी कि हम तो बकायदा प्राइवेट कॉलेज फिर भी देख रहे हैं, सरकारी कॉलेज में लैब ही खत्म हो गई। तो वो एक बहुत बड़ा अलमिया है, लैब्स को दोबारा इसको स्टार्ट करें, क्योंकि कॉलेज और स्कूल ही नर्सरी है यूनिवर्सिटीज की। बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी की नर्सरी ही अगर खराब होगी तो कैसी प्रोडक्ट आएगी, हम कहाँ तक उसको ट्रेन करके उसको बाहर हम इंटरनेशनल लेवल पे ला सकते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, आपने सुना, क्योंकि हमारी हम अभी ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि हमारी प्रायोरिटीज में ही नहीं ये चीज़ शामिल ना कि एजुकेशन, और तीन तो चीज़ें हैं। एक बेसिक हमारी जो हम लेकर चलते हैं कि हमारी एजुकेशन हो, इलाज हो,
और जी बेसिक जो आपकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें, हम तीनों में ही हमें रिलीफ नहीं है। जी। तो एजुकेशन दिन ब दिन महंगी होती जा रही है और उसके बाद जो है लोग बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस और बढ़ गए हैं कि किस तरीके से तालीम हासिल करें। मतलब एक सेमेस्टर की भी आपकी जो फीस है वो आपकी जो है वो लाखों में चली जी, जाती है। जी, जी। तो सर इस हवाले से भी थोड़ा सा प्लीज गाइड करिएगा, क्योंकि हाँ हमारे जी, लिए ये बहुत ज्यादा ये इस टाइम बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो मसला है, जो जी, चैलेंज है वो यही है। मैं बिल्कुल समझता हूँ क्योंकि माँ बाप के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हाँ है जी, कि वो हाँ पे जी। कर सकें। अब मेरी सरकारी यूनिवर्सिटी है तो इसमें फिर भी जो है ना HEC के कुछ फंड्स स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं। कोई गवर्नमेंट ने भी एहसास स्कॉलरशिप या पीफ स्कॉलरशिप के नाम से ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फाइनेंस जो है ना कुछ कोई ऑर्फन्स हैं, कोई यतीम है, कोई नहीं उसकी आमदनी बहुत कम है, तो कुछ ना पार्शल, लेकिन फीस भी हमारी कदरे कम है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो सी हैं उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं। हाँ, और वो उसी तरीके से वो फिर जो वो- लाख रुपए एक सेमेस्टर का ना, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो सी कम से कम 1 लाख रुपया, कोई कम से कम भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना जो लो लेवल की भी, वो भी इतना ले रही है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में फिर भी सहूलत है, लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस फैसिलिटी अभी वो उस लेवल पे हम नहीं ला सकते कि बच्चों की तमाम की जरूरियात, फिर वो इंस्टॉलमेंट के लिए आते हैं, हाँ। फिर फीस नहीं होती, फिर वो ऑडिट के ऑब्जेक्शंस बन जाते हैं यूनिवर्सिटी में कि आप फीस क्यों नहीं लेते। अब हम इम्तिहान से अगर एक बच्चे ने जिसने फीस नहीं दी वो रो रहा है कि मैं इम्तिहान दे लूं, अब बाज़ ये कहा जाता है कि जी आप इम्तिहान क्यों देने देते हैं, हाँ। कि उसने फीस नहीं दी। लेकिन फिर भी ये है कि हम उसके फ्यूचर से तो ना खेलें, तो थोड़ा सा फिर, लेकिन ये पर्सपेक्टिव जो सा है, लेकिन ये हमारे लिए फिर नेगेटिव बन जाता है यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसकी फीस कहाँ से दें। तो इसी में ये है कि हम अपनी कुछ एलुमनाई से हेल्प लेते हैं। सही। मेरा एक स्टूडेंट है, वो इसका बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है, उसने अभी रिसेंटली हमें 24 लाख रुपए दिया कि ये मैंने उसको दिए फीस वाउचर दिए कि ये गरीब और यतीम बच्चे हैं। अब हमारे पास ये गवर्नमेंट का फंड भी इतना नहीं है कि हम इनको कर सकें, कुछ अपनी जेब से भी बल्कि हम कुछ कर देते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स मिलते हैं, लेकिन उसने फिर 25 लाख दे के उनकी फीस अदा की। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें ये लोग भी जो से माशरे में बड़े अच्छे भी हैं, मदद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो कहते हैं अच्छे लोगों की वजह से भी दुनिया चल जी, रही ऐसे ही, ऐसे है। ही। जो भलाई के कामों में जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा जी, लेते जी, हैं। तब से सबसे पहले तो ये आता है कि अच्छा किसी की जात को भला हो जाए ना। जी, बात तो ये होती है कि ऐसे। किसी का फ्यूचर बन जाएगा तो वो किसी मुकाम पर पहुंच जाएगा, जी, जी, सर्व जी। करेगा मुल्क के लिए। अच्छा सर, इसके साथ ही प्रोग्राम्स के हवाले से भी जानना चाहूंगी, इस टाइम कौन कौन से प्रोग्राम्स जी जो जी हैं जी, वो ये आप बड़ी लोगों को- इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें अभी तक हमारे पास 3 इंजीनियरिंग प्रोग्राम, तीसरे का तो मैंने अभी आके पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से हमें इजाज़त लेनी पड़ती है सही। और अपने रिसोर्सेज दिखाने पड़ते हैं, फैकल्टी दिखानी पड़ती है, फिर वो इजाज़त देती है कि आप ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो अभी हमारे पास केमिकल और इलेक्ट्रिकल तो चल रहा था, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है फूड इंजीनियरिंग, ये हमने शुरू किया है अच्छा। कि ग़िज़ा के अंदर उसको प्रिजर्व करना, जो चीज़ हमारी जो सेहत के लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट है इसका, तो ये इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हमने शुरू किया है। हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं, तो इसके दाखिले भी आजकल हो रहे हैं। तो फूड इंजीनियरिंग इज़ द न्यू थिंग, जो मुल्तान क्या पूरे पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कैसे हमने शेल्फ लाइफ किसी फूड की बढ़ानी है, कौन कौन से इंजीनियरिंग मेथड्स हैं, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, सेहत के असूलों के मुताबिक कैसे चलना है। तो इसको हमने अभी केमिकल इंजीनियरिंग के अम्ब्रेला के अंदर शुरू किया है, बट आई एम वेरी होपफुल और बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इट विल वर्क इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। सर स्टूडेंट्स का कितना रुझान देखते हैं? हाँ जी, इंजीनियरिंग की तरफ कम है, हमारे पास दूसरे प्रोग्रामों में कंप्यूटर साइंस भी है, ठीक है। हम BBA भी करवा रहे हैं, ठीक है। हम BS फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी करवा रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम भी हैं। स्टूडेंट्स जो से हैं हमारे इंजीनियरिंग में केमिकल और इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हमारे प्रोग्राम है तो उसमें तो दाखिले हो गए। ठीक है। इसमें हमने अब इंजीनियरिंग काउंसिल ने वैसे प्री मेडिकल वालों को भी इजाज़त दी है कि वो इंजीनियरिंग में आ सकते हैं, अगर वो एंट्री टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला भी ये MD कैट भी हो रहा है, ये जो मेडिकल तो उसके बाद जो सा वी आर एक्सपेक्टिंग के बच्चे कुछ जो से हैं उसके बाद भी हमारे पास आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली, एक चीज़ एकदम नहीं होती, लेकिन बड़ा मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी, ऐसे। उम्मीद है तो दुनिया भी चल रही है, और जाहिर सी बात है हम जहाँ हमारा मसला ये है कि हमने मसाइल को भी लेके चलना है कि कितने हमारे मसाइल हैं, और साथ में हमने पॉजिटिव चीजों को भी साथ लेके चलना है कि जो चीजें
हो रही हैं जी, पॉजिटिव। जी, तो ये दोनों चीजें जो है वो हम मस्बत और मनफी पहलू जो है वो दोनों जी, सामने ऐसे, रखते हैं, जी, बिल्कुल ऐसे। ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ ही जो है हम हॉकी लीग के हवाले से बात करेंगे, स्पोर्ट्स के हवाले से बात होगी इस टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटीज के हवाले से जो है हम हमेशा बात करते रहते हैं कि हमारे पहले स्कूलों के ग्राउंड्स बड़े खूबसूरत भी होते थे। सरकारी स्कूलों के तो हम हमेशा देखते थे कि लाजमी एक पीरियड जो है वो स्पोर्ट्स के लिए होता था, और उसमें जो है वो डिफरेंट गेम्स जो है वो खिलवाई भी जाती थी, ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इस हवाले से बताइएगा, अब हॉकी लीग स्टार्ट हो रही है, स्पोर्ट्स पे कितना काम हो रहा है? जब हमारे पहले वाले सेक्रेटरी थे, पहले जो सेक्रेटरी रह चुके हैं डॉक्टर एहतशाम, उन्होंने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे जो स्कूल के सेक्रेटरी थे। तो उनमें सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट था बेसिकली वो ये था कि स्कूल ओलंपिक स्टार्ट किया गया था। आपको भी याद होगा, तो पूरे जुनूबी पंजाब में ये स्कूल ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, और उसमें सबसे अच्छी जो गेम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो हम भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं, वो थी हॉकी। हाँ, और उन्होंने ये कहा था कौमी खेल है हमारा, और बच्चे बिल्कुल भूल चुके हैं। हाँ। और हम लोग क्या कहते हैं, आपने भी अक्सर देखा होगा, हमारे जो न्यू जनरेशन है उसको बस क्रिकेट याद रहती है। तो अगर हम डिफरेंट गेम्स से उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाएंगे, या स्कूल में सिर्फ एक अगर स्पोर्ट्स खेला जाएगा तो वो क्रिकेट है, तो ये बहुत नाइंसाफी होगी। और गर्ल्स का क्या होता था, सिर्फ बैडमिंटन। तो गर्ल्स के स्कूल में भी तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमने गर्ल्स की अलग टीम्स बनी, पिछले साल भी बॉयज की अलग टीम्स बनी, और अभी भी जो हॉकी लीग हो रहा है उसमें जो जनूबी पंजाब की 3 टीम्स सेलेक्ट होकर लाहौर जाएंगी खेलने अपर पंजाब, और जो एक बेस्ट टीम होगी उसको अवार्ड मिलेगा। इसी तरह आगे स्कूल ओलंपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें जो है तकरीबन 15 से ज़ायद गेम्स होंगी। और उससे पहले भी हमने अभी देखा, 1 माह पहले भी एक जो हमने टूर्नामेंट देखा, हॉकी का टूर्नामेंट हुआ, और गर्ल्स की टीम आई, बाकायदा विहाड़ी, भावलपुर और मुल्तान की टीम के माबैन जो एक टक्कर का मुकाबला था, जिसमें तकरीबन विहाड़ी ने विन किया था, और वो बहुत एक अच्छा मुकाबला रहा। और मैंने जब जाके मैं कवरेज करने गई तो मैंने देखा बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके गेम्स खेल रहे होते हैं, और उनका एनर्जी लेवल ही और होता है। मतलब अगर आप इन एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं, और मैंने देखा कि ऑफिसर्स जो थे, बाकायदा एजुकेशन ऑफिसर्स जो थे, वो भी इस पे एक किस्म का तवज्जो दे रहे थे, बच्चों को आगे ला रहे थे। और हमारे जो स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं, जिनकी बहुत कमी थी, और जो हमारे कुछ स्कूलों में हैं भी, तो वो बिल्कुल ऐसे थे कि वो काफ़ी सालों से कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। उन्हें एक्टिव होता हुआ देखा गया, उनमें एनर्जी आई, जो बच्चों में उनमें एनर्जी आई तो बच्चों में एनर्जी आई। और जो स्पोर्ट्स के लेक्चर थे वो भी पिछले साल होते रहे हैं। एक दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान में भी आएगा। डीजी खान में जो है सीएम ने ये प्रोजेक्ट जो है अभी इसका इनॉग्रेशन किया था। ये भी डॉक्टर एहतशाम का एक विजन था कि जो बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा झोपड़ियों वाले बच्चे भी कुछ स्कूलों में पढ़ने आते हैं। अब ये था कि जब इनरोलमेंट हमने बढ़ाने का कहा था, मतलब गवर्नमेंट ने बढ़ाने का इनरोलमेंट कहा था स्कूलों में तादाद, तो इसमें यह था कि जो आसपास के बच्चे, तो उन्होंने कहा आप वो देखें जो नहीं पढ़ रहे, आया उनको क्या ऐसी मजबूरी है कि वो बच्चे या तो भीख मांगते हैं, हाँ। या तो फिर उनके माँ बाप कहते हैं कि बच्चा 1000 रुपये दिन का कमा के लाएगा, मैं पढ़ने क्यों भेजूं, मुझे कोई जवाब दो। तो ऐसा हुआ था कि कुछ फंड्स बनाए गए थे, जो टीचर्स हैं बाकायदा उनके पेरेंट्स को महीने के कुछ पैसे देते हैं, पढ़ाने के पैसे देते हैं, जो कि हम हमेशा अगर नेगेटिव चीज़ देखते हैं तो हमें पॉजिटिव चीज़ भी देखनी चाहिए। स्कूलों में ये काम भी हो रहा है कि उन बच्चों को बाकायदा बुलाया जा रहा है। और पिछले साल एक बच्चे के साथ जिसकी पोजीशन आई थी, वो बाबा आइसक्रीम पे काम करता है वो बच्चा, और उसके जो मार्क्स थे वो उसने जो पंजाब बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। मतलब वो इतना मेहनती बच्चा, और उसके घर में बल्ब भी नहीं होगा, वो झोपड़ी में रहते हैं। तो अगर आप ऐसे बच्चों को मौका देंगे जिनको शौक है पढ़ने का, कुछ बनना चाहते हैं, पर घर में या तो वसाइल है या तो घर वालों की सोच ऐसी है, वो है ना बिजनेस माइंड, हमारे 10 बच्चे होंगे, 10 बच्चे दिन का 10,000 रुपए कमा के लाएंगे। ये तो बकायदा तो लोगों का यही होता है ना कि ये बकायदा मैंने स्टोरी की कि वो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा पैसे आएंगे घर में। बिल्कुल ऐसे। इस पे मजीद हम इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात हो रही है, इंजीनियरिंग के हवाले से बात हो रही है कि किस तरीके से जो है हमारे बच्चे जो है एडमिशन ले सकते हैं, प्रोग्राम्स
जो हैं वो भी सर हमें साथ साथ बता रहे हैं कि जिन प्रोग्राम्स में आप आ सकते हैं। अच्छा सर, कल ही मैं एक देख रही थी हमारे बच्चों में जितना पोटेंशियल की हवा से बात कर रहे थे कि बच्चों में पढ़ने का शौक, जिस तरह अलिशा भी कह रही थी, वहाँ पर जो है 11 साल बच्ची जो है डेटा साइंस में जो है वो अपने मतलब हमारे बच्चों में बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ रिपोर्ट पे काम हो रहा है, जैसे हम कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी एडवांस, अब हम AI का दौर है, लोग इस तरफ जा रहे हैं और हम जो है अभी जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारे यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं, जैसे अब लैब्स की बात कर रहे थे, हम इन फैसिलिटीज से बहुत पीछे हैं। हाँ जी, और इस तरह के बच्चे फिर बाहर जाके सर्व करते हैं। इसमें असल में ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि AI का प्रोग्राम आप ओवर एम्बिशियस होकर शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ाने वाला भी जिसको उस लेवल पे पता हो कि कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट है AI, और AI का असल मकसद क्या है, कब अप्लाई होता है। हर चीज़ पे आम डाटा पे तो AI की ज़रूरत नहीं है, तो दैट विल बी मैनिपुलेटेड वेरी इजीली। तो जब डाटा सेट इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जब आपकी प्रॉब्लम, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ टू मेक इट अंडरस्टैंड कि AI कहाँ पे अप्लाई होता है। जिंदगी जिस तरह नॉन लीनियर का मतलब ये है कि अनप्रेडिक्टेबल, जहाँ पे ऐसे सिनेरियोज होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, वहां पे आप AI अप्लाई करते हैं। कि जिस तरह फॉर एग्जांपल लाइफ में अचानक आप जा रहे हैं, आप हंसी खुशी जा रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, दिस इज अनप्रेडिक्टेबल। तो इसका एनालिसिस, ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल इस्तेमाल होते हैं, जिसमें डेटा साइंस भी उसमें आ जाता है, उसमें आपके पास डीप लर्निंग आ जाता है, मशीन लर्निंग आ जाता है। तो इस वक्त जो सा हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें 1-2 एक्सपर्ट्स हैं, अभी मैंने कुछ फैकल्टी नहीं रखी है कि दे हैव स्टडीड ऑल दीज कोर्सेज। अब उनको हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इसको हायर लेवल पे जाके रिसर्च के साथ, अब चैट GPT देखने की ऐसी चीज बन गई है कि आपकी बनी बनाई तकरीरें, बने बनाए सॉफ्टवेयर, तमाम चीजें पेड होगा। अच्छा, अब आप जो बोल रहे हैं ना, उसकी वीडियो भी बना के दे देगा वो। चैट GPT में वीडियो भी बन जाती है जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज सो इजी। अब जो बच्चों को असाइनमेंट देते हैं वो चैट GPT पकड़ते हैं और वहां से, अब इसका तरीका ये नहीं है कि हम बच्चों को डिस्करेज करें, हम तरीकाकार ये कि इसकी असेसमेंट का टूल ऐसा बना दें कि ये जो आपने जमा कराया है उसमें से आप उसका छोटा सा एग्जाम रख लें, फिर वहां से उसका एनालिसिस करें कि इसको ये आता है। अगर वो चीज भी सीख जाए ना जो चैट GPT ने बताई है, तब भी हम समझेंगे कामयाबी है। बात ये है ना कि हमने उसके ऊपर वर्क कितना करना है, ये बात है। तो मजीद भी जानेंगे नाज़रीन, जिस तरह से मौसम की बात हो रही थी, मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है और बदलते मौसम के साथ साथ जो है ना आपने अपनी सेहत का भी कैसा ख्याल रखना है। तो मौसम का हाल पहले जान लेते हैं, हमारे साथ शकील सुल्तान मौजूद है, उनसे जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है। मुल्तान में मौसम की सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। मुल्तानियों ने बारिशों को बहुत इंजॉय कर लिया है और अब सूरज ने इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। इन दिनों उम्मीद की जा रही थी कि बारिश दोबारा होगी और ये मौसम जो सख्त हो रहा है इसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन महकमा मौसमियात ने यह बताया है कि आइंदा दिनों में बारिश का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। मुल्तान का दर्जा हरारत जैसे बढ़ रहा था वो यूं ही बरकरार रहेगा। पिछले 3 दिनों से मुल्तान का मौसम गर्म और खुश्क है, मतला भी साफ बताया गया है और आइंदा 24 घंटों में भी यही सूरत हाल है। मौसम गर्म और खुश रहेगा और मतला भी साफ रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सुबह के वक्त हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से कुछ कंट्रोल हो जाती है गर्मी और हब्स का एहसास भी कम हो जाता है। लेकिन दोपहर के वक्त सूरज जो है वो उसका पारा मुकम्मल तौर पर हाई हो चुका होता है। आज का दर्जा हरारत देखें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्तान शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ हवा में नमी का तनासुब आज 81% है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुल्तान के आज 173 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और पाकिस्तान की फ़ज़ाइल 3 शहरों में मुल्तान आज पहले नंबर पर मौजूद है। गुज़श्ता कुछ दिनों से मुल्तान रैंकिंग में तो पहले नंबर पर मौजूद है और पिछले दिनों में पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा थे, 202, 203 और 198 यहाँ तक रुके हुए थे। आज पॉइंट्स तो काफ़ी गिरे हैं, लेकिन रैंकिंग में अभी भी मुल्तान पहले नंबर पर है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्तान की फ़ज़ा किस कदर आलूदा है। तो इस तरह की सूरत हाल में जो ये काफ़ी मुद्र सेहत है, तो हसास लोग जो हैं, हसास ग्रुप के जो लोग हैं वो ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर अपनाएं ताकि इस मुज़र सेहत जो फ़िज़ा है इससे बच सकें। और उसके साथ साथ इन दिनों देखा जा रहा है कि पहले मौसम ठंडा हुआ था तो शहरियों ने अपने खाने पीने की, सोने उठने की, काम करने की रूटीन उसके मुताबिक बना ली थी। लेकिन अब चूँकि मुल्तान का मौसम दोबारा सख्त गर्म होना शुरू हुआ है तो शहरी पुरानी रूटीन पर चल रहे थे तो बीमार होना शुरू हो गया। और हमेशा ऐसा ही होता है, मौसम जब भी बदलता है तो सेहत पर उसका एक बड़ा बुरा असर पड़ता है। इन दिनों बच्चे
बूढ़े जवान सभी एक अक्सरियत देखी जा रही है कि वो बुखार का शिकार हो रहे हैं, फ्लू का शिकार हो रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो इन दिनों डॉक्टर्स की जानिब से हदायत की जा रही है कि मौसम के तब्दील होते ही अपनी रूटीन को भी तब्दील किया करें ताकि मौसमी असरात से बचा जा सके, जैसा कि इस वक्त मुल्तान में मौसमी असरात जो हैं वो लोगों में देखे जा रहे हैं। जबकि बारिशों के हवाले से बात करें तो आइंदा 24 घंटों में बारिशों का भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया है। पहले बारिशें हो रही थी, मानसून का स्पेल चल रहा था जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचा और मुल्तान में ऐसे ही मौसम जो है वो गर्म रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ शाम के वक्त जो है वो दोबारा से गर्मी कम होना शुरू हो गई है। शाम के वक्त हवा भी चलती है जिससे सुबह चल रही होती है, तो शाम को जो है वो ठंडी हो चुकी है और दिन का दौरानिया भी पहले की निस्बत कम होने लगा है, क्योंकि अब मौसम गर्मा जो है वो इख्तिताम को आ जाएगा और मौसम सरमा शुरू होगा, जिसमें रातें जो हैं वो लंबी होंगी और दिन छोटे होंगे। अगर रात इसी तरह दिन छोटे होना शुरू होते हैं तो गर्मी की शिद्दत में भी कमी आएगी। लेकिन फ़िलहाल आज का दिन है या पिछले दिन है या आने वाले दिनों में कुछ बात करें तो सूरज की तपश जो है वो मुल्तानियों को काफ़ी ज़्यादा इम्तिहान में डाल सकती है। जी, बहुत शुक्रिया शकील आपका। अच्छा, क्योंकि बदलते मौसम के साथ वायरल डिजीज़ भी हैं तो आपने अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आजकल डेंगू और मलेरिया और ये तो बहुत आम हुआ हुआ है और जाहिर सी बात है एक अच्छी हेल्दी डाइट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। वैसे तो खालिश चीज़ें भी आज मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी सेहत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से हम एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात करें, वहीं पर सरकारी स्कूलों के साथ साथ महकमा स्पेशल एजुकेशन की भी हम बात करेंगे। इस टाइम अलिशबा से जानेंगे इस टाइम बच्चों के स्कूलों में जो है बहुत सारे मसाइल भी हैं। एक तो उनके बुक्स का भी हमने देखा था कि जो बच्चे नाबीना हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अच्छा, अभी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं अलिशबा, इस हवाले से बताइएगा। बेसिकली ना महकमा स्पेशल एजुकेशन के अगर आप स्कूल विजिट करेंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आप देखेंगे किसी भी चीज़ की कमी है। उधर जाके स्कूल्स बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इवन के उनके सेंटर्स बनाए गए हैं स्कूल में ही बच्चों के। बेसिकली ये जो बच्चे होते हैं इनकी 4 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं जो जिस्मानी माजूद होते हैं, एक जहनी माजूद होते हैं, एक डफ एंड डम होते हैं और एक जो होते हैं ब्लाइंड बच्चे होते हैं। तो इन चारों कैटेगरीज के लिए जहाँ अलग अलग स्कूल्स हैं वहीं पे एक कंबाइंड स्कूल भी बनाया गया है और एक कॉलेज भी मुल्तान में मौजूद है। अब बेसिकली क्या है, बच्चे कम है, स्कूल बना दिए गए, स्टाफ प्रॉपर है हमारे पास स्पेशल एजुकेशन का, उसमें इनरोलमेंट बहुत कम है और इसकी मेन वजह यह है कि अवेयरनेस नहीं है। अब एक बच्चा, आप किसी से भी जाके अभी नॉर्मली पूछ लें किसी से जाकर, जो बच्चा मेंटली चैलेंज बच्चा है क्या वो स्कूल जा सकता है? पेरेंट्स को नहीं पता वो स्कूल जा सकता है। अच्छा, मतलब पेरेंट्स को पता ही नहीं। आप डिपार्टमेंट का काम था, अगर इतना पैसा लगा के एक इदारा मतलब बनाया गया है तो अवेयर करने की भी ज़रूरत है। अब उन बच्चों की कैटेगरीज होती हैं जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, जिनकी पढ़ाई होती है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि बच्चे को पहले उनका मेडिकल टेस्ट होता है कि इसको किस कैटेगरी में डालना है और फिर उनके स्कूल में उनको कैटेगरी वाइज पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे जो हैं वर्ड्स पिक कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, ए बी पहचान कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही, आपने देखा होगा, बिल्कुल हिल जुल नहीं सकते, उनको पता ही नहीं होता मूवमेंट क्या होती है। तो बेसिकली इसमें स्पेशल एजुकेशन में जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं उन्हें इस तरह पढ़ाया जाता है कि जो कैटेगरी हमारे पास 1 है, जो बहुत ही खतरनाक कैटेगरी है, उसमें उनको ये सिखाया जाता है कि आप मतलब चलते कैसे हैं, सॉक्स कैसे पहनेंगे, अपना ख्याल कैसे रखेंगे। और फिर उनके लिए वहाँ वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो सेंटर बनाया गया है, कुर्सी बुनना, कि बच्चा जो है किसी का मोहताज ना रहे। और उसकी मैं समझती हूँ इनकी एजुकेशन इतनी ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारे ब्लाइंड और डफ एंड डम बच्चे हैं उनका तो अक्सर लोगों को पता है कि वो कैसे पढ़ सकते हैं। उनके लिए बुक्स भी हैं, ब्रेल बुक्स हो गई। अगर हमारे पास बुक्स की इधर मुल्तान में कमी है तो ये है कि उनको एटलीस्ट ऑडियो के जरिए पढ़ाया जा रहा है और उनके स्कूल में बच्चों की तादाद है बानिस्बत जो बच्चे हमारे मेंटली चैलेंज बच्चे हैं और जो माजूर बच्चे हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो है वो भीख मांग रहे होते हैं या उनको घर में बस एक जगह ही बिठा लिया जाता है। और आसमा कुछ हमारे माशरे की जो तल्ख हकीकतें हैं वो ऐसी भी हैं कि मैं जब ये इस स्कूल में गई तो ये बच्चों को ना महीने में बुक्स वगैरह, यूनिफॉर्म, जूते देते हैं, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ इनको स्कॉलरशिप भी मिलती है महीने की इन बच्चों को।
तो वो इसलिए होती है ताकि जो पेरेंट्स होते हैं अगर वो उनका नहीं हो सक रहा तो वो उनके लिए थोड़ा सा बेहतर हो कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और पिक एंड ड्रॉप की भी हर स्कूल में सहूलत है। तो मुझे एक प्रिंसिपल ने बताया कि एक बच्चा था, हमने उसको जूते दिए नए, मेंटली चैलेंज बच्चा, तो अगले दिन आया तो उसने पुराने वही फटे हुए जूते पहने थे। तो हमने उससे पूछा अपनी लैंग्वेज में कि आपने वो नए जूते क्यों नहीं पहने, तो उसने कहा वो मेरी जो अम्मी है उन्होंने भाई को दे दिए। तो कहती मुझे फील हुआ, मैंने बकायदा उसकी मदर को बुलाया और पूछा कि भाई हम इस बच्चे के जूते आपने उसको क्यों दिए। उन्होंने कहा इस बच्चे का क्या है, ये तो इतनी मतलब इसकी पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है जितनी मेरे दूसरे नॉर्मल बच्चे की पढ़ाई जरूरी। बिल्कुल, हमारे यहाँ ये जो तल्ख रवैये हैं ये कहीं ना कहीं जो है हमारी जिंदगी पर असरअंदाज भी हो रहे होते हैं। इसमें मजीद भी हम जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही सर हम देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जाहिर सी बात है एक ऐसा इदारा है जहाँ पर बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, एक डिग्री हासिल करते हैं और फिर आगे अपना फ्यूचर तलाश करते हैं कि किसी जगह पर जो है वो अपने आप को वो सेट कर सकें। पर हमारे यहाँ बदकिस्मती ऐसी है कि एजुकेशन की जिस तरीके से हम बात करेंगे, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं। वहाँ हम ये इदारों के सरबराहों की भी थोड़ी सी बात करेंगे कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हों और उसके बाद जो है वहाँ पर हम देखें वहाँ पर कोई सरबराह ही नहीं है, कोई वीसी नहीं है जो तमाम वो कहते हैं कि रहनुमाई कर सकें, स्टूडेंट्स के क्या मसाइल हैं, टीचर्स के क्या मसाइल हैं, यूनिवर्सिटीज़ को किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो हम देखते हैं तो चीज़ें आपको जो है वो इस तरह की नज़र आती हैं कि हम अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके सख्त परेशानी में चले जाते हैं कि आगे जब इस तरीके का मयार होगा, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी तो हम अपने बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं पढ़ाई की तरफ। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, ये एक बड़ा एक आजकल क्रिटिकल मैटर है। 25 से 30 यूनिवर्सिटी हैं जिसके वाइस चांसलर्स अभी जो उनकी रिक्रूटमेंट उसकी चल रही है, प्रोसेस, इंटरव्यूज बड़े अरसे से हो रहे हैं। उसके बाद भी इंटरव्यूज के बाद भी कोई स्टे ले लेता है, कोई कुछ हो जाता है। तो फिर पहले जब मलिक साहब गवर्नर थे तो उन्होंने प्रो वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटी का जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होता था तो वो उसको कर दिया था कि अब अगर इन द एब्सेंस ऑफ द रेगुलर वाइस चांसलर ये प्रो वाइस चांसलर एक्ट करेगा। लेकिन अब इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, अब ग्रुपिंग है यूनिवर्सिटीज़ में कई जगह पे, कई ठीक भी हैं लेकिन कई जगह पे जहाँ पे ग्रुपिंग होती है ना, वो प्रो वीसी का एक अपना ग्रुप है, बाकी प्रोफेसर एक तरफ वो अलग है। वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी की जो ओवरऑल जो तालीमी में आ रहा है वो मुतासर होता है। ऊपर से फिर इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाला था कि जी कि आप किसी किस्म की मीटिंग और किसी किस्म के सिलेक्शन बोर्ड नहीं कर सकते। अब किसी डिपार्टमेंट को, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का बूम पे है, बहुत जबरदस्त इस वक्त, उसकी अगर टीचर उसके चाहिए और वो सिलेक्शन बोर्ड नहीं करवा सकता, ऊपर से नया वीसी भी नहीं है, तो हाउ टू रन द थिंग्स। तो इस तरह के मसाइल सिंडिकेट नहीं कर सकते। सिवाय फाइनेंस एंड प्लानिंग के इश्यूज जो बजट होता है उसके अलावा किसी चीज की इजाजत नहीं थी कि आपका जो एडिशनल चार्ज वाला वाइस चांसलर को डिसीजन ले सके। तो ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। तो होना तो यही चाहिए आइडियली कि जैसे एक वीसी का टेन्योर खत्म हो रहा है, इन द मीन वाइल उसका एडवर्टीजमेंट आ जाए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में टाइम लगता है। फिर उसकी सर्च कमेटी होती है जो कि बड़े इलीट किस्म के ग्रुप्स जो मेंबर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कोई अदलिया के, कोई जज भी हो सकते हैं, कोई एजुकेशनिस्ट भी होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो उसके होते होते 10-15 दिन के अंदर मैक्सिमम कोई ना वीसी अपॉइंट हो जाए। लेकिन ये जो एक दूसरे के साथ लेग पुलिंग है, हमें अपने ना एथिकली अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से हम बात करते हैं कि टीचर्स की भी परफॉर्मेंस के हवाले से कि टीचर्स को आया वो ट्रेनिंग्स जो हैं वो दी जा रही हैं, जाहिर सी बात है हमने जहाँ बात करते हैं कि तरबियत भी हमारी कहीं ना कहीं अब देखने में नहीं नज़र आती, चाहे हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें, चाहे हम कॉलेज लेवल पे बात करें या फिर स्कूलों में बात करें, तो वो कहीं ना कहीं हाँ जी मसाइल तो हैं। मतलब आप जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो कोशिश यही होती है कि ये जो टीचर है इसके पास तमाम एक्सपर्टीज हों। लेकिन अब ये लॉयल्टी है ना कि अपने प्रोफेशन के साथ वो कितनी मोहब्बत करता है और कितना वो डिलीवर कर रहा है, तो ये जो सा है ये एक क्वेश्चन समटाइम्स होता है। लेकिन ये वाइस चांसलर की वैसे जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट से ही फीडबैक ले, स्टाफ से ही फीडबैक ले और देखे कि वो टीचर जो उनसे कंटेंट्स को कैसे कवर कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के कोर्सेज में एटलीस्ट
जो है ना कोर्स प्लान, वैसे सब में बनता है, कोर्स प्लान होता है, वीक प्लान होता है कि ये कंटेंट्स कवर होने चाहिए। अगर वो कवर नहीं होते तो फिर टीचर की सरजनिश होती है कि आपने ये क्यों नहीं कवर किया, क्या वजह है। फिर रिजल्ट जो है वो इस चीज को डिस्क्राइब करता है कि इस टीचर ने क्या पढ़ाया और बच्चों ने क्या हासिल किया है। तो वो और क्वेश्चन पेपर किस मेयार का दिया, बाज का दिया होता है टीचर का ये 10 सवाल इसमें से 5 आ जाएंगे, तो काम ही आसान हो गया। तो बात ये है कि इंजीनियरिंग में जो है ना, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द इनोवेशन, नई चीज। तो थोड़ा सा चैलेंज होना चाहिए बच्चे, ताकि आगे जो मतलब वैसे तो कहते हैं हम जिंदगी के में रोज आपको जो है हर स्टेप पे नया सीखने को मिलता है, तो वो सीखना जो है वो तो आप जब तक कब्र में नहीं उतरते तब तक आप सीखते ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। सर आप वैसे बीइंग अ टीचर भी, आप इस टाइम इदारे के सरबराह भी हैं, क्या समझते हैं आप इस तालीमी मेयार से जो है वो? इत्मीनान तो उस वक्त होगा कि जब हमारे पास, जैसा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की अगर बात करेंगे, उसके पास कुछ रिसोर्सेज और लैब्स, हम चाहते हैं लैब्स बने, बच्चे अपने स्किल्स, जिस तरह आपने स्किल की बात की, एक होता है साइकोमोटर कहते हैं कि जो हैंड्स ऑन स्किल है ना, ये टर्म डिफाइन की गई है एजुकेशन में। इससे पहले कॉग्निटिव होता है, कॉग्निटिव में यू विल बी यूजिंग योर ब्रेन, तो वो होता है थ्योरेटिकल चीजें। फिर उस थ्योरी को आप अप्लाई तो करें। जो चीज यहाँ पे चल रही है, अगर आप वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बिहाइंड दिस वायरलेस कम्युनिकेशन, उसके एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। अगर आप वायरलेस चार्जिंग कर रहे हैं मोबाइल की, तो आपके पास वो इक्विपमेंट होना चाहिए जहां से आपको पता लगे कि यू आर मेकिंग दिस इक्विपमेंट कि वायरलेस चार्जिंग है। जिस तरह अभी मैंने नई चीज शुरू की है, मेक इन पाकिस्तान के नाम से, तो चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया था मैंने, तो वो बड़े खुश हुए। हमने इलेक्ट्रिक बाइक बना ली है अपनी लैब के अंदर, वैसे है चाइना में बन रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपनी लैब के अंदर बनाई है, हमारे स्टूडेंट्स ने बनाई, वो चल रही है। वो पीएन जोन से बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग जो हैं वो, उनको आज वो कुछ करना चाह रहे होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने, कईयों ने गाड़ियां बनाई, किसी ने प्लेन के हवाले से कोई ना कोई जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आते रहे, लेकिन बहुत अरसे बाद आप जब देखते हैं तो वो नजर नहीं आते। अच्छा, इसकी वजह है, अब देखें, मैं एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स यूनिवर्सिटी में बनाने की इजाजत मिली है, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जब बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा, वी विल बी मेकिंग अवर ओन प्रोडक्ट्स, और हम लोगों को देंगे सस्ते दामों, ताकि इतना हम वो आम कमर्शियल तो नहीं है लोग के हम मुनाफे कमाएं, सिर्फ ये है कि लोगों की भी सर्विस हो जाए और कुछ जो लोग काम कर रहे हैं उनको ऑनरेरियम मिल जाए, तो वो कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और इसके साथ ही जो है अलिशबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही। नाज़रीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। इसके साथ ही आज जुमे का दिन है, तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन भी मुबारक हो। और जुमे के दिन हमेशा मैं कहती हूँ कि जो है वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों का, मुश्किलों का हल भी इसी में है। और इसी के साथ जो है हमारे साथ जो है आज जो इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। जी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूनुस कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज जिस तरीके से प्रोग्राम के स्टार्ट पे मैंने बात की थी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना है, 12 रबीउल अव्वल जो है वो बिल्कुल करीब है, उनकी सीरत पर हम किस तरीके से अमल कर सकते हैं, उनकी जो तालीमात हैं, और इस महीने में जो है वो किस तरीके से हम इस तरह का अमल कर सकते हैं जिसमें जो है हम अपनी ज़िंदगी को, अमली ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और फिर जिस तरीके से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, और जिस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिकली उनकी मुकम्मल ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए उसवा हसना है, उनकी हम कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में तब्दीली कैसे ला सकते हैं, तो वो एक बेहतरीन तरीके यही है कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी सीरत पर अमल कर सकें। और फिर बात वहीं आ जाती है कि हमारे निजात का जरिया भी यही है कि किस तरीके से हमने जो है वो निजात हासिल करनी है। तो उनकी जो मोहब्बत है, उनके साथ जो अकीदत है, उसको हम किस तरीके से पेश करें। तो जितना हो सकता है इस महीने में ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग, क्योंकि माशाल्लाह से जोशो खरोश के साथ जो है वो मिलाद भी मना रहे होते हैं, ऐसे ही है सर जी, और साथ जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। तो वो ये मोहब्बतों का इजहार जो है वो हमेशा कायम दायम रहना चाहिए, और ये मोहब्बतें जो हैं वो, ये जो सलाम अकीदत है, ये जब उन तक पहुंचता है तो वो फिर खुद इसका जवाब भी देते हैं। सर क्या कहेंगे, इस महीने की माशाल्लाह बहुत बरकतें हैं, फजीलतें हैं, रहमतें हैं, और फिर इस ख़ास महीने में जो है हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए इस दुनिया में, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रबीउल अव्वल इस्लामिक कैलेंडर में तीसरा महीना है और अपनी आन और शान के हवाले से आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो ज़ात हैं जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनके वजूद से इस निज़ाम हस्ती का निज़ाम रवां दवा है। और आपकी बेसत के हवाले से हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ये जहान ही तख्लीक ना करता। यहाँ तक अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया लौला कलमा अज़हरतु रबूबिया, कि अगर आपको पैदा ना करता तो मैं अपनी रबूबियत का भी इजहार ना करता। तो जाने कायनात की विलादत का महीना है और अहले ईमान और सल्फ सालेहीन की अकीदत और मोहब्बत इस महीने से बहुत ज़्यादा है। और ये असास दीन है, क्योंकि हज़रत इकबाल अलैहिर्रहमा ने फरमाया था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो सबसे बुनियादी चीज़ तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत है। और आपका इस दुनिया में आना, वो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या हबीब मैंने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। तो वो ज़ात जब तशरीफ़ लाई है तो वो ये नहीं है कि मुसलमानों के लिए है, वो तमाम आलमीन के लिए जो है ना वो रहमत है। और जब आपकी ज़ात इस दुनिया में तशरीफ़ लाई हैं तो आपकी आमद और आपके कदम से ये ज़मीन पाक हो गई है। पहले इबादत के लिए कुछ मखसूस जगह मंसूब हुआ करती थी जहाँ पर इबादत की जा सकती थी, लेकिन ये आपकी आमद की बरकत है कि ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा आपकी आमद से अल्लाह पाक ने इस ज़मीन को भी जो है ना वो नेमत अता फरमाई कि इस पर कहीं पर भी इबादत की जा सकती है, कि अगरचे कि वो पाक हो, तो पाक जगह पर इबादत की जा सकती है। ये तो ज़मीन को भी जो है ना हुजूर की आमद से तोहफा मिला है, पहले जो है ना मखसूस था। तो आपकी आमद से हर जी रूह ने उसको भी जो है ना वो दर्जा अता हुआ है। और ये उस आय करीमा की जो अल्लाह पाक ने आपके शान में नाजिल फरमाया ना कि वरफ़अना लका ज़िक्र, या महबूब अपने आप का जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। तो वो बुलंदी जो है ना वो जब कोई भी जो है ना वो रूह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जुड़ती है तो उसको मार्फत नसीब होती है। शहद की मक्खी है, शहद बनाती है, अल्लाह पाक ने उसको वो कुदरत और सलाहियत अता की है, लेकिन वो शहद में मिठास कब पैदा होती है, जब वही मक्खी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पड़ती है तो वो उसमें वो मिठास आती है। और शहद जो है ना वो सेहत का एक बड़ा ज़बरदस्त ज़रिया है। तो ये नेमतें, ये बरकतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हमें हासिल हुई हैं, जिनका हमें कुछ इदराक है, और बहुत सी ऐसी नेमतें हैं, बहुत सी ऐसी बरकतें हैं जिनका हमें इदराक नहीं है। वो जैसे जैसे बंदा उस मंजिल पर पहुंचता है उसको उस तरह से अल्लाह पाक वो रोशनास करवाते रहते हैं। तो ये माह मुबारक हम सब के लिए मुकद्दम भी है, मोहतरम भी है। इसका जितना एहतराम हम करेंगे तो वो ना सिर्फ ये कि हमारी फलाह के लिए, बहबूद के लिए अच्छा होगा, बल्कि अल्लाह पाक की बारगाह में नजराना अकीदत भी बहु सर्वे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हर किसी का जाहिर सी बात इस महीने में जो है वो खुशियों वाला महीना इसको बोला जाता है। तो जितने भी लोग होते हैं वो बड़े माशाल्लाह से जोशो खरोश के साथ जो है ना। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ना मिलाद के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इसको लेकर चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं मनाना चाहिए, आप उसके बाद इसमें आपकी क्या राय है? मतलब ये तो जाहिर सी बात है उनका जिक्र है, जितना जिक्र रसूल होगा, जितनी आप मोहब्बत का इजहार करेंगे, आप जाहिर सी बात है मिलाद में भी तो उन्हीं का जिक्र हो रहा है, तो फिर लोग इससे क्यों इख्तलाफ रखते हैं? देखें, हर चीज़ की जिद तो होती है।
अगर कोई अमल है तो उसका रद्द अमल भी है। तो इख्तलाफ तो रोज़े अज़ल से चीज़ों में मौजूद रहा है। तो लेकिन वही बात है कि जो जिस सतह का है ना वो उसको उसी अंदाज से देखता है और इख्तलाफ करता है। ये बात है मोहब्बत से मंसूब। बिल्कुल। और मोहब्बत है बुनियाद। इस कायनात की जो बुनियाद है ना, तख्लीक हुई है तो ये मोहब्बत और इश्क की बुनियाद पर तख्लीक हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। वही जौहर जिसके अंदर होता है ना, तो वो फिर मोहब्बतें बनाता भी है, शेयर भी करता है। मिलाद मौलूद विलादत से है और विलादत से मुतल्का है। और हुजूर की आमद के हवाले से तो अल्लाह पाक ने अपने तमाम अंबिया को आपकी आमद से आगाह फरमाया है। हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से फरमाया और आपको तलकीन की कि अपनी उम्मत को उनकी आमद से आगाह रखना। और उसी हदीस पाक में अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का तारुफ करवाते हुए फरमाया कि अगर मोहम्मद ना होते तो मैं आदम को तख्लीक ना करता, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं इस जहान ज़मीन व आसमां की तख्लीक ना करता। तो ये तलकीन, ये ताकीद अल्लाह पाक अपने रसूल से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनकी मोहब्बत में ये पूरा जहान बना दिया तो फिर पीछे क्या रह जाता है। और अब ये है कि उसमें सेलिब्रेट कौन कौन करता है। हाँ। अब देखना तो यही है ना, ये मोहब्बत से मुताल्लिका मामलात हैं। आप देखें ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में फेंका तो एक वो चिड़िया अबाबील वो अपने मुंह में पानी का कतरा लेकर जा रही है। तो किसी ने कहा तू जल जाएगी, इतनी आग है, मीलों तक उसका जो है ना सेक है, तू तो वहां पहुंच ही नहीं पाएगी। उसने मुझे पता है मैं जल जाऊंगी, लेकिन मैं रोजे महशर जो है ना अपने रब के सामने जवाब दूंगी कि मैं इस आग को बुझाने वालों में शामिल थी, ना कि इसको फैलाने वालों में। तो ये मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात हैं। इख्तलाफ हर जगह मौजूद होता है, तो इख्तलाफात में अगर रहेंगे तो इतनी बड़ी नेमत से महरूम हो सकते हैं। अब देखें ना, अगर इख्तलाफ है इस चीज का कि ये नहीं मनाना चाहिए, और वो इससे एक तबका रिवायत करता है कि जी सहाबा ने नहीं मनाया, जो है ना, जबकि ये कमजोर इनकी जो है ना वो दलील है। पूछा ये जाना चाहिए कि कहीं पर मना किया सहाबा ने, किसी नबी ने, किसी वली ने, किसी सहाबी ने कि वो खुशी ना आप सेलिब्रेट करें। हाँ, सेलिब्रेट ना करें, तो वो कहीं नहीं मिलती। अच्छा सर, खुशी मनाने का भी एक एहतराम वाला महीना है, और ये जिस तरह मोहब्बत की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जी। और इनके बगैर हम नामुकम्मल हैं, हमारी जिंदगी नामुकम्मल है, अधूरी है। आप क्या समझते हैं कि इस महीने को किस तरह से मनाना चाहिए? एक खास क्या अमल करना चाहिए? हमारे यहाँ बहुत सारे इस तरीके से भी लोग आ जाते हैं, बाजे बजा रहे हैं, या इस तरीके से, मतलब एक ऐसी भी फिजा कायम हो जाती है, मतलब लोगों के, ठीक है, आप इस खुशी को सेलिब्रेट दूसरे तरीके से कर रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, इसको किस खास तरीके से सेलिब्रेट किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो अदब को मलहूज़े खातिर रखा जाता है, क्योंकि बारगाह ऐसी है, वो ज़ात ऐसी है कि जिनके नाम के हवाले से अगर उनका नाम भी अपनी जुबान से अदा करना है ना, तो वो भी अदब के दायरे में रह के करना। बिल्कुल। तो उनका जिक्र करना है तो वो भी अदब के दायरे में रह के करना है, उनकी सेलिब्रेशन करनी है तो वो भी अदब के दायरे में रहकर करनी है। जो चीज अदब के दायरे से बाहर निकलेगी वो वैसे ही खुराफात का बायस बनेगी। मदीना तैयबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है, तो हजरत बुरैदा असलमी, आपको हुजूर की आमद का पता चला तो अपनी दस्तार, जो रुमाल था सर पे, वो आपने एक छड़ी पे बांध लिया और हुजूर की आमद का जिक्र करते हुए मदीना में दाखिल हो रहे हैं कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, और आपके साथ जो है ना आपके दोस्त भी शामिल हो गए।
और हुजूर के इस्तकबाल के लिए। और जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है तो मदीने की बच्चियां जो है वो अपने इकट्ठी हो जाती हैं और हुजूर की आमद पर वो नात का नजराना पेश करती हैं। तलाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। और दफ के ऊपर जो है ना वो इस चीज को पढ़ती हैं। ये अदब के मामलात हैं, इसको सेलिब्रेशन इस अंदाज से होना चाहिए। अच्छा सर, डिटेल से इसको मजीद आगे डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है वो मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहे हैं, सलाम भेज रहे हैं, तो कोशिश करें आप लोग भी भेजें। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है ये महीना जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, किस तरीके से आप इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, अदब जो है वो किस तरीके से आप इस तमाम चीज़ों के साथ जो है एहतराम बड़ा ज़रूरी है। अच्छा सर, इसके साथ साथ जो है हम ये भी जानेंगे कि उनकी जो सीरत है वो हम किस तरीके से अपना सकते हैं। आज हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम चीज़ों को अपनाएं और हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। हालांकि हम जिन मसाइल और मुश्किलात में इस टाइम हम जो है वो घिरे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो बहैसियत मुसलमान, जब हम अपने आप को एक मुसलमान होने का दावा करते हैं ना, तो मुसलमान के तो बड़े ज़बरदस्त पैरामीटर्स हैं। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। बिल्कुल। और मुसलमान के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, आपकी हयात है, उसके दो पहलू हैं, एक ज़ाहिरी भी और एक बातनी भी। जो आपके ज़ाहिरी मामला जितने भी हुए हैं वो उनको देखा जाता है तो उसको सीरत कहते हैं कि हुजूर का तरीकाकार क्या रहा है। उसमें आप देखें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी गुजारने के लिए जो सबसे कम सतह थी एक फर्द के हवाले से कि वो माशरे में कैसे जिंदगी गुजारेगा, तो उस सतह को आपने अपनाकर जो है ना वो दिखाया कि ऐसे हालात में भी ना हमने अपना एक रोल कैसे प्ले करना है। और जब हुक्मरानी की बात आती है तो बहैसियत हुक्मरान भी आपने जो है ना वो मामलात करके दिखाए, जिसके जरिए से एक बहैसियत हुक्मरान उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है, एक फातेह के हवाले से, एक लीडर के हवाले से किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारे पैरामीटर्स, एक आलिम होने के हवाले से किन चीज़ों की ज़रूरत है, एक ये आका ने हर जिंदगी के हर पहलू को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने वो अमल करके दिखाया है। और उसमें बुनियादी चीज़ जो है ना वो ये है कि जब हम मुसलमान होने का दावा करते हैं और आका की उम्मत में शामिल होने की बात करते हैं तो हम अपने आप को ये बता रहे होते हैं कि हम मोहम्मदी हैं। तो वो मोहम्मदी होना किस तरह से पता चलेगा? जोरदार और फलक शिगाफ नारे लगाकर और तकरीरें करके तो हम जो है ना लोगों को पता बताते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वो चीज़ भी बेदार हुई है कि हमारे अंदर हमसायों को के हकूक का भी ख्याल है? सही बात। क्या हमारे अंदर ये चीज़ भी पैदा हुई है कि सख्त जो भी रद्द अमल हमारे सामने आता है उसको हमने किस तरीके से जो है ना वो पेश करना है कि आका का तरीकाकार क्या रहा है? आपको तो पत्थर मारे गए ताइफ की वादियों में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अथर से कोई गिला ना निकला, यहाँ तक कि हजरत जिब्रील अमीन आ गए। आका अगर आप फरमाए तो एक पर मारूं और मैं इनको उलट कर रख दूं, दोनों पहाड़ों के दरमियान में पीस दूं। तो आका ने फरमाया नहीं, इनकी नस्लों में जो है ना वो मेरे मानने वाले और चाहने वाले होंगे।
तो ये जो बुनियाद है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से है कि आपने बताया है कि आने का मकसद इस्लाम में और है क्या, वो यही है कि इस्लाम सलामती की बात करता है और सलामती का मजहब है, और हम एक मुआशरा उसी सूरत में कायम कर सकते हैं जब हम अपनी बुनियादी जो अकाइयाँ हैं उनकी तरफ तवज्जो देंगे। इस्लाम हुक्म देता है कि आप पाकीज़गी इख्तियार करें, आप झूठ ना बोलें, आप मिलावट ना करें, आप मामलात के अंदर रवादारी कायम रखें, आप हुस्न सलूक को जो है ना वो सबसे पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जो तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो ज्यादा इबादत गुजार है, आपने फरमाया तुम सब में बेहतर वो है जिसका इखलाक अच्छा है। बिल्कुल ऐसे। तो हुस्न इखलाक बुनियादी चीज है, और इखलाकियात का दर्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतर से हर सतह पर हासिल किया जा सकता है। अगर एक भी आका की सुन्नत को हम पूरा करते हैं या अपना लेते हैं, पानी पीना ठहर ठहर के पीना सुन्नत है, उसके मेडिकल बड़े तिब्बी फवायद हैं, वो मौजूद हैं कि बैठ के पीना चाहिए। वो अब उसके ऊपर रिसर्च हो रही है और मेडिकल साइंस जो है ना यहाँ तक पहुंच रही है कि इसके अंदर कितना वो था, लेकिन ये आसान सी चीजें हैं, और जो इससे आपकी सेहत को तो फायदा हो सकता है, आपके इखलाक को कैसे फायदा पहुंचेगा, वो चीजें हैं कि पता चलेगा कि ये लेन देन में कैसा है, सही ये मामलात में कैसा है, बहैसियत बाप इसका क्या किरदार है, बहैसियत बेटा इसका क्या किरदार है, बहैसियत माँ अगर किसी का किरदार वो होगा तो वो किन को फॉलो करेंगी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कंपेनियंस हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, वो असहाबाए किराम हैं, उनको देख के जो है ना वो, क्योंकि वो बेहतरीन लोग थे कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा, और उनकी जिंदगियां, उनके अंदर क्या इनकलाब पैदा हुआ वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगने से हुआ है। वही चीज हमारे अंदर पैदा होनी है। अब अभी तक जो हमारे अंदर जो तजाद है वो ये है कि हम तक जितनी भी बातें पहुंच रही हैं ना वो किताबी हैं, वो किताबी सूरत में तो हमें पता है, लेकिन उससे अच्छे लोग, जो पढ़ने वालों से अच्छे लोग हैं, वो उस पर अमल पैरा भी हों। हदीस पाक में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, आपने फरमाया कुल्लुन नासु अमवात, दुनिया के सारे लोग मुर्दा हैं, इल्लल आलिमून, माँ सिवाय उन लोगों के जो इल्म रखते हैं। फिर आगे फरमाया कुल्लुन आलिमुन अमवात, तमाम इल्म रखने वाले भी मुर्दा हैं, इल्लल आमिलून, माँ सिवाय उन लोगों के जो इल्म के साथ अमल भी रखते हैं। फिर आगे इरशाद फरमाया कुल्लुन आमिलुन अमवात, कि तमाम अमल करने वाले भी मुर्दा हैं, इल्लल मुखलिसून, माँ सिवाय उन लोगों के जो इखलास के साथ अमल करते हैं। तो इखलास बुनियाद, जब तक ये तब्दीली हमारे अंदर नहीं आएगी उस वक्त तक हम जुबानी तौर पर तो मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन उसकी बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में वो जानता है, वो दिलों को जानता है। बिल्कुल ऐसे है। वो देखता है, वो कहता है मैं तुम्हारी ना अमलों को देखता हूँ ना शक्लों को देखता हूँ, मैं तुम्हारे दिलों और नीयतों को देखता हूँ। अमाल का दारोमदार नियतों पर है। क्या ये आप कहते हैं कि नियत अगर आपकी साफ है, पाक है, तो फिर उसका आपको अमल, उसका जो आपको अजर है वो भी आपको उसी तरीके से मिलेगा। और अगर नियतों में खोट है तो फिर आप, वो कहते हैं ना, सारी जिंदगी इंसान जो है वो बड़ा एक, हमारे यहाँ एक अब मुनाफिकत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मतलब हमारे यहाँ जो है वो चेहरों पे चेहरे हैं और लोग नहीं पहचान पाते, और फिर जहाँ हम देखते हैं कि मिलावट है, लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है, सेहत से खेला जा रहा है, हमारे मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां ऐसी आ गई हैं, और हम वैसे तो कहते हैं कि हम सुन्नत रसूल पर अमल कर रहे हैं, पर वो सुन्नत रसूल नहीं है जिस पे आप अमल कर रहे हैं, जिसमें आप झूठ भी बोल रहे हैं, जिसमें आप नाप तोल में भी कमी कर रहे हैं, मुनाफिकत भी कर रहे हैं, और ये इतनी सारी अब चीजें तेजी से फैलती जा रही हैं कि हर बंदा जो है वो इसका शिकार हो गया। आप देखें ना, यूरोप के माशरे में इन चीजों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एक दूध के अंदर मिलावट हो, उनमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने ये कहाँ से हासिल की हैं चीजें? वो आप देखें कि उनके मुआशरे में उमर लॉ पढ़ाया जा रहा है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
ने जो बहैसियत हुक्मरान जितने भी मामलात किए हैं वो एक कानून की शक्ल में उमर लॉ के तौर पे जो है ना वो उसको उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ उन चीज़ों को। उनके यहाँ इंसानी हकूक के साथ साथ जानवरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी है जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ याफ्ता सईदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बहैसियत हुक्मरान आप ने चार्ज संभाला है तो आप फरमाते हैं ये उनकी जिम्मेदारी का और उनके इखलास का मामला देखिए। फरमाते हैं कि अगर फिरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा रह गया तो उमर उसका जवाब दे। ठीक है ना। 22 लाख मुरब्बा मील पर आपने हुक्मरानी की है और आप अपनी हुक्मरानी का जो हवाले से एक हुक्मरान के जिम्मे क्या कुछ है, उसके जिम्मे ना सिर्फ इंसानी मुआशरा भी है बल्कि उस मुआशरे में रहने वाली हर रूह का जिम्मेदार वो ठहराया जाता है कि उमर उसका जवाब दे होगा। ये चीजें यूरोप वालों ने सीखी, उनके यहाँ इस चीज को जो है ना रिवाज दिया जा रहा है कि जानवरों के हकूक का भी ख्याल रखा जाता है। वो ये ना कि हमारे यहाँ हम इस्लाम, हालांकि हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा और हमारा ईमान जो है वो होना चाहिए, पर हम जब बाहर के देखते हैं तो वो इनके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, कुरान के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे रिसर्च कर रहे होते हैं। तो ये था कि उनकी चीजों को अपना रहे हैं और हम लोग इन चीजों से ही अपनी असलियत जो है वो खोते जा रहे हैं। इस पे हम बात करेंगे डिटेल से। नाज़रीन पे भी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है जाहिर सी बात है हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बात कर रहे हैं और जिस तरह से हम कहते हैं कि उनकी तालीमात बहुत ज़्यादा हैं हर हवाले से, चाहे वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी की लाइफ हो, चाहे वो बहन भाई की हो, माँ बाप की हो, तो हर तरह के हकूक को जो है बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हकूकुल इबाद ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर से ही पता चला ना कि अल्लाह के हकूक ये हैं, बंदों के हकूक ये हैं। उसी में वालिदैन के हवाले से हैं, उसी में बीवी के हवाले से हैं, उसी में औलाद का क्या हक वालिदैन पर है और वालिदैन का क्या हक है औलाद पर। ये सारे जितने भी हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, उससे पहले भी मौजूद थे, लेकिन उनमें बिगाड़ पैदा हो गया था। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उनकी शरीयत भी आई, उनमें भी ये चीज़ें मौजूद थीं। वालिदैन का एहतराम भी मौजूद था और ये एहतराम उससे पहले भी मिलता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही मिलता है कि माँ का एहतराम करना, कि माँ के कदमों तले जन्नत है। और यही वजह है कि नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था वो इसी बात के ऊपर रहा ना कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो माँ मुखालिफीन में थी इसलिए आपका साथ नहीं दिया, तो सब डूब गए और वो माँ के साथ ही उसमें रहा, तो वो भी उन्हीं में चला गया। तो ये कॉन्सेप्ट पहले भी मौजूद थे लेकिन उसमें बिगाड़ आता चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने जब तबलीग की, बताया, तो पहले अल्लाह की तरफ, चूँकि लेकर आने का मकसद भी यही था, इस्लाम का मकसद भी यही था कि रब की मार्फत हो। जब रब की मार्फत होते हैं तो ये जो औसाफ होते हैं ना, ये बड़े पाकीज़ा औसाफ और जज्बात से मुतल्लिक़ होते हैं कि हमने एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना है। अल्लाह पाक की एक सिफ्त है, वो रहमान है। ये सिफ्त अल्लाह पाक ने ना जानवरों में भी रखी है। उसकी वजह से जानवर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। माँ अपने बच्चे को जो है ना दूध पिलाती है, हालांकि जानवर है, उसके अंदर ये सेंस कहाँ से आती है? ये अल्लाह पाक ने उसमें वदियत की हुई है। ये कब आती है? जब उसके अंदर वो औसाफ जो हैं, औसाफ हमीदा पैदा होंगे ना, तो उसको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। अगर उसके अंदर वो एहसास नहीं बिल्ट होंगे और वो औसाफ रजीला का शिकार रहेगा, तो फिर वो उन एहसासात से भी आरी होगा और उन जिम्मेदारियों से भी जो है ना वो अपने आप को दूर कर लेगा। ये जितने भी अहकामात हैं वालिदैन के हवाले से,
अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है कि अगर वो तुमसे काम लें और इतना काम लें कि तुम थक भी जाओ तब भी उनको, और वो तुम्हें इसरार भी करें तो तुमने उफ नहीं करना। कुरान पाक में जो है ना इसमें इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने। ये चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिली, क्योंकि कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पर जो है नाजिल हुआ और आपने फिर जो है ना ये चीज तबलीग की। उसी में कुरान पाक में औरतों के हकूक के हवाले से अल्लाह पाक ने सूरह निसा के अंदर जो है ना आल इमरान के अंदर जो है ना इरशाद फरमाया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना अता फरमाया अपने सहाबा को। यानी औरत का मुकाम जो है जी वो उनके आने के बाद ही पता चला कि उससे बेटी का पहले क्या आप है। देखें और ना ज़माने जाहिलियत में जी कि औरत को का क्या जो है ना कॉन्सेप्ट था, हाँ। उसको वो मकाम हासिल नहीं था। यहाँ तक कि एक बेटियों को जिंदा जो है उधर जी, गोर जी, कर जी, दिया जाता था। जी, मतलब बड़ी हम देखें कि इस तरह की जो है ना हाँ। वो रज़ाइल मिलते हैं इस तारीख के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को जो मकाम अता फरमाया ना, मैं पहले जिस तरह से अर्ज की कि आका की आमद के बाद हर चीज को की जो है ना वो अपग्रेडेशन होती चली गई। वो जमीन है तो जमीन की अपग्रेडेशन हो गई। तो कहते हैं तारीकी से रोशनी की तरफ का जो जी, सफर है जी, वो सफर स्टार्ट है, हुआ। बिल्कुल इसलिए जिस अब देखे ना सूरज की रोशनी जिस जिस पर पड़ती है ना तो वो चमकता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब ये आका की जात का नूर जिस जिस पर भी चमका है उसको मार्फत भी नसीब हुई है और उसकी अपग्रेडेशन भी हुई है। बिल्कुल। और जो इस चीज को समझें वो इस चीज का इजहार भी करते हैं। हजरत आला हजरत ने जब तो फरमाया था चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ठीक है। वाह, तो वाह। वो आपको पता था ना कि ये दिल चमकाने वाली जात कौन है? सही बात। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अतहर है। उस जात ने जो आपके करीब लोग थे जो मोहब्बत के साथ आए, हालांकि अबू जहल भी तो उसी माशरे में था, वो उसने उस पर वो जात उस तरह से जलवागर, हालांकि सबसे ज्यादा तबलीग भी उसी को की, लेकिन वो उस तरफ नहीं आया। और जिन्होंने हुजूर को मोहब्बत की निगाहों से देखा हाँ। उनके अंदर अल्लाह पाक अपनी मार्फत भी डालता रहा और हुजूर के साथ ताल्लुक भी जो है ना वो जुड़ता चला गया। यही चीज हमारे माशरे में जब ये आ जाएगी तो उस वक्त हमें अपने जिम्मेदारियों का भी एहसास होगा। बिल्कुल और हकूक का भी एहसास होगा। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये अलामा साहब से, कादरी साहब से छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन है, वैसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कि मुझे ये बताएं सर के 12 रबीउल अव्वल में मतलब क्या होना चाहिए? ये जो यहाँ पे मतलब ईद मिलाद नबी के सिस्टम में होता है, जो ये मतलब बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं खुद इस जमात से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है सर, ढोल भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। आया कि ये सब जायज है? आप क्या इसलिए हिसाब में कहते हैं? चलो खुशी हो रही पाक की खुशी तो सवाए इब्लीस के बाकी दुनिया में सब कोई तो मना रहा है, लेकिन ये आजकल इतना ज्यादा क्यों हो गया है सर हमारा? मतलब हम बाकी लोगों के लिए कहते हैं, जैसे बाकी अभी किसी करके की मैं बात नहीं करता हूँ, बाकी लोगों के लिए हम कहते तो हम खुद भी तो उन चीजों में पड़ गए हैं सर। हुजूर की मोहब्बत तो ये है कि आप हुजूर के जो एहकामात हैं उससे अमल करें। आप जो हुजूर के मोहब्बत तो ये है कि आप 5 टाइम के नमाजी हो जाएं, आप बच्चों को दीन और बुनियादी तालीम में उसमें ले आए। लेकिन ये 12 रबीउल अव्वल में सर ये बहुत ज्यादा हो गया है सर। ये थोड़ा सा आप थोड़ी सा मोहम्मद यूनुस कादरी साहब थोड़ी सी वजाहत करते हैं कि आया ये चीजें सही है जो आजकल हमारी इसी मुल्तान में जो हो रही है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। बात वही है जो हम कर रहे हाँ, थे। स्टार्ट में भी हमने यही बात की थी जी। देखिए ये इस वजह से ही है, ये जो हमारे अंदर नातवानी है इस तरह की कि हुजूर की मोहब्बत का मामला है लेकिन उसको उस अंदाज से नहीं मनाया जा रहा। उसकी बड़ी वजह ये है, इसका इजहार हजरत इकबाल अलैहिर्रहमान ने फरमा दिया था, क्योंकि जो हमें दीन सिखा रहे हैं ना उनके अंदर भी वो चीज़ें मौजूद नहीं है। उलमा हजरात के हवाले से
वो उलमाए ज़ाहिर, उनके लिए हज़रत इकबाल ने फरमा दिया था कि वाइज़ कौम की पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। आप ये देखिए कि जब तक रूह के अंदर एहसास पैदा नहीं होगा ना, आपको प्यामे मोहम्मदी का एहसास ही नहीं होगा। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। फिर आप जो अगर करेंगे ना, क्योंकि ये मामलात है मोहब्बत से मुताल्लिका, और मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। सही बात। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत एक ऐसा अमल है जो उसके अंदर पहला करीना अदब है। सही बात। अदब के दायरा कार में जब आप रहेंगे तो फिर आपके अंदर अगला जो मकाम होगा ना, वो मोहब्बत का है। अच्छा, जो लोग, मैं समझती हूँ हम, अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे, मैं तो हमेशा ये हिदायत की दुआ मांगती रहती हूँ कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मोहब्बत और वो एक जो जुनून जो लोग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं कि किस तरीके से हमने उनका नाम लेना है, किस तरीके से हमने उनको सेलिब्रेट करना है। वो जो कहते हैं ना, एक रस्मी दुनिया जो लोग निभा रहे होते हैं, तो वो फिर नजर भी आ रही होती हैं चीजें। इस पर मजीद बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही आपको बताएं कि तमाम आशिकाने रसूल को आकाए दो जहां सरकारे आलम दो आलम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के महीना सबको मुबारक भी हो। वो तो मैं हमेशा मुबारक देती भी रहती हूँ कि ये खास महीना हमारे लिए जो है वो बरकतों वाला है, रहमतों वाला है। तो इसमें जो है वो रूही आपको दे रहा है जी, आप के लिए एक मौका है कि किस तरीके से आप जो है वो अकीदत पेश कर सकते हैं। तो उसके लिए जी आप फोन उठाएं और इसके साथ ही जो है वो आप करें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत मोहब्बत का इजहार, और या फिर आप अपने बनाएं अपने लिए घर और गली की सजावट वाली जो पिक्चर्स हैं और वो हमें भेजें। वो मैं नंबर आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो आप हमारे इस नंबर पे पिक्चर्स भेज सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो वो नंबर जी आप नोट डाउन कर लें, 0317242245। ये आपकी स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा होगा, आप नंबर जो है ये नोट कर सकते हैं और आप हमारे साथ जो है वो रूही के साथ जुड़ सकते हैं। आप अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार जो है वो आप कर सकते हैं। तो रूही जो आपको जो है एक चांस दे रहा है, इससे आप अवेल करें। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि एक कॉलर भी हमारे साथ, कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एक मसला आता है कि हमारे जो उलमा इकराम है वो इस टाइम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कि वो उन तमाम हमारे, क्योंकि मसाइल बहुत हैं, हम लोग बड़े कंफ्यूज माइंड के हैं। मतलब हम कोई मसला है अगर कोई दरपेश आ गया है तो हम एक उलमा के पास जाएंगे, किसी एक आलिम के पास जाते हैं तो वो शायद मसला उस तरीके से बयान, फिर दूसरे आलिम के पास जाएंगे उससे वो मसला बयान करेंगे। तो मतलब क्योंकि हमारे यहाँ जो है अकीदा भी उस तरीके से स्ट्रांग नहीं है, फिर हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा हम फिरका वारियत में भी चले गए हैं, तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मतलब समझ नहीं आता कि अच्छा यार कौन सी बात सच्ची है, किस बात पे यकीन करें, क्या करें। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, वो एक मिसल है बड़ी रिवायात में और बड़ी मजबूत है कि एक बस्ती थी, उसमें अंधे रहते थे, तो वहां पर एक हाथी आ गया। तो हाथी आया तो अब उन्होंने, हाथी चूंकि अंधे थे उन्हें नहीं पता हाथी कैसा होता है, तो किसी ने जो है ना उसके अगर टांग पर उसका हाथ पड़ा ना तो उसने उसको उस अंदाज से लिया और कहा कि ये हाथी जो है ना वो एक सतून की मानिंद है। एक का जो है ना हाथ उसके जिस्म पर पड़ा, पेट पर पड़ा, उसने कहा जी ये बड़ी गेंद, एक बहुत बड़ी गेंद की सूरत का हाथी होता है। तीसरे का हाथ उसके कान पे पड़ा तो उसने कहा नहीं जी ये तो एक पत्ते की तरह का जो है ना वो जानवर है। और चौथे का हाथ जो है ना वो उसके सूंड पर पड़ा तो उसने कहा जी ये तो एक पाइप की तरह का है। अब सब उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना, हाथी को।
अगर उन सब की जो है ना उस तफसीलात को लिख लिया जाए ना, और आप हाथी को देखें और उनकी उस तफसील को देखें, तो आप पहचान ही नहीं सकेंगे आप, क्योंकि सबकी जो तफसीलात हैं वो गलत हैं। हाथी ऐसा तो नहीं है जैसा वो बयान कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आप हाथी को कभी नहीं तलाश कर सकेंगे। इसमें जरूरत किस चीज की है? इसमें जरूरत इस चीज की है कि कोई दीदावर हो, कोई आंख वाला हो, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को आए क्या नजर और क्या देखे। सबसे पहले जो जरूरत है ना वो बेदारी कल्ब की है। जब दिल बेदार होगा ना, उस वक्त हमें पता चलेगा कि आका का मकाम क्या है। बिल्कुल, जहाँ सारी कायनात का सर झुक जाता है ना, वहां से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आगाज होता है। आपकी मेराज, आपकी अजमत, ये उस वक्त पता चलती है जब दिल बेदार होगा। उस वक्त उसको पता चलेगा, एक अंदर पैरामीटर आ गया ना, एक स्कैनर आ गया, वो ब्लिंक करेगा ना कि क्या चीज गलत है, क्या चीज ठीक है, दुरुस्त है। वो इंडिकेट करना शुरू कर देता है, जिसको आप ज़मीर भी कहते हैं। जब वो बेदार होगा ना, तो उस वक्त फिर ये खुराफात नहीं होंगी, उसको अज खुद समझ आ जाएगी कि ये चीज ठीक नहीं है। अभी वो ही बात है कि इस बस्ती में अंधे हैं ना, तो एक फिरका है उसने सतून को बना रखा है, वो कहता है यही है, अल्लाह की जात इसी तरह है, आका की जात इसी तरह है। एक का हाथ जिस पर पड़ा है ना, तो वो अपनी अपनी तोजवी हाथ पेश कर रहा है। और ये होनी है, इसलिए होनी है क्योंकि ये फरमान रसूल भी है कि इस उम्मत में 72 फिरके बनेंगे, ठीक है ना, और एक फिरका ठीक होगा जो हक पे होगा। अब उस बुनियाद पे सारे बने हुए हैं ना। अब मसला यही है ना कि ये अब जो इस्लाम हमें मिल रहा है ना, वो इन फिरकों से मिल रहा है। अच्छा, फिर हम बड़े शिद्दत पसंद भी हैं मजहब के मामले में भी। हमारे यहाँ ये भी बड़ी है कि बहुत सारी चीजें, हमने बहुत सारे वाकयात ऐसे देखे जो मजहब के नाम पर, और फिर क्योंकि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमेशा अमन की बात की है, प्यार की बात की है, मोहब्बत की बात की है, तो फिर हमारे यहाँ जो मजहब को लेकर लोग इश्ताल पसंदी की तरफ चल पड़ते हैं। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी जी अभी हजरत साहब ने एक वाक्य सुनाया हाथी का, छोटा सा वाक्य मैं भी सुनाऊं उनको कि हमारे एक मुल्तान के वहीद रब्बानी साहब मौलाना साहब थे, वो एक दफा हज करने गए सऊदी अरब। छोटा सा वाक्य बिल्कुल जी। तो वहाँ पे एक गदागर बच्चा मिला उनको, वहीद रब्बानी साहब को। तो वो यतीम का बच्चा, सुने जी? जी जी सुन रहे जी जी। तो वो जनाब ना, उन्होंने उस बच्चे से कहा कि आओ मेरे साथ चलो, मैं आपको अपना बेटा बना के रखूंगा और हर तरह की चीजें आपको दूंगा, अच्छे स्कूल में दाखिल कराऊंगा, अच्छा लिबास दूंगा, सब कुछ दूंगा। तो वो कहने का जी आपने बड़ी तफसीली बात की, मैं आपकी बात को सराहता हूँ, लेकिन एक बात का मेरे भी जवाब दीजिए। तो मौलाना साहब ने फरमाया जी, उन्होंने पीछे मुड़ के कहा, पीछे मुड़ के देखिए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उन्हें क्या तो आपके पाकिस्तान में हर चीज होगी, ये सब्ज गुम्बद होगा, अगर ये है तो मुझे ले चलो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत से मुतल्लिका जी, ये ना हर किसी का अंदाज, सोच वो हर किसी की डिफरेंट है जी जी। तो वो राय भी सबकी मुख्तलिफ होती है जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से मजहब के नाम पर इश्ताल पसंदगी, आप समझते हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस टाइम, इस महीना भी ऐसा है माशाल्लाह से, इसके आप क्या तमाम हमारे मुसलमानों को इश्तियाल पसंदी जो है ना, वो हमारी कम्युनिटी में है। इसलिए है कि हम यहाँ पर आज़ाद है ना, तो हम मादर पिदर आज़ाद हो गए हैं, हमें किसी का एहसास भी नहीं है ना। अगर यही कम्युनिटी, यहीं के मुसलमान बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो गोरा है, अंग्रेज है, वो आपके कहने से नहीं आप मुतमईन होता है, वो आपका अमल चेक करता है। बिल्कुल अमलन जो है वो आपकी तरफ से बिल्कुल ऐसे वो देखता है। वो मुतमईन उस वक्त होता है कि जो आप अपना कौल कह रहे हैं उसमें आप पुख्ता भी हैं। आप कहते हैं शराब हराम है, वहां जाके आप कहीं इस चीज का शिकार तो नहीं है। यहाँ के बहुत सारे लोग जाते हैं, उनमें
उलमा भी हैं, उनमें बड़े अच्छे असहाब भी हैं, दोस्त भी हैं, इस तरह के लोग जाएंगे जब बाहर उस माशरे में, आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बहैसियत मुस्लिम, क्योंकि वो कम्युनिटी, वो क्रिश्चियनिटी है, वो जूइश होगी, वो डिफरेंट मजहब के लोग हैं, जहाँ पर जिनकी जो है ना वो कसरत होगी, वो उसी अंदाज से उसको लेते हैं और वहाँ पे आप अकलियत के तौर पे जाते हैं तो वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। वहां पर फिर आपका कॉल और फेल, वहां पर अगर तजाद होगा ना तो वो कहते हैं ये मुसलमान नहीं है। और ये चीज अब तक उनके अंदर मौजूद है, उन्होंने वो कोई अब से नहीं, शुरू से है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जो है ना आए हैं तो आप ये देखें कि बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, कोई फौज लेकर गए थे, एक गुलाम साहब था और उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि जो इस अंदाज से इस शहर में दाखिल होगा ना तो वो इसका असल मालिक होगा, उसको चाबियां दे देनी। वही बात है ना कि अमल की बात है कि अगर तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं, बात है कि हमने अमल किस तरह से करना है, तो अमल करेंगे तो जिंदगी जो है वो खूबसूरत भी बन सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बने और बहुत डिटेल के साथ जो है वो गुफ्तगू की। इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।